और हमें पैरामीटर्स क्या क्या दिए गए हैं। ये सिलेंड्रिकल मॉल की रेडियस है r, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है न्यू। कैसे पता करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। मोटरसाइकिलिस्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। हाँ बेटे। अच्छा, आपने क्या क्या फोर्सेस अभी तक ड्रॉ कर लिए? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई अलग से फोर्स नहीं होता है ना। जो ऑलरेडी जिन फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है वही फोर्सेस मिलकर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इस पे। नॉर्मल लगेगा और क्या लगेगा, mg लगेगा, है ना। नॉर्मल इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। क्या नॉर्मल सेंटर की तरफ लगेगा? नॉर्मल विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो देखिए नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगेगा, है ना। और क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगना चाहिए भाई? इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर है? डाउनवर्ड्स, नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी है। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, है ना। देखो स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है। इसका मतलब क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी फोर्स की भी जरूरत नहीं, है ना। अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाने लगे तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी, जैसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो अगर ये अंदर जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी ऐसे अंदर की तरफ भी लगने लगेगा। मतलब दो दो कंपोनेंट फ्रिक्शन के आएंगे। mg को तो बैलेंस करना ही करना है क्योंकि mg की वजह से तो स्लिप होने की टेंडेंसी है इसके बाद। और दूसरा क्या है? फ्रिक्शन, अगर स्पीड इसकी बढ़ती या कम होती तो फिर फ्रिक्शन इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लगता है ना। जैसे ये अगर उसका पाथ है तो इस डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन लगता है, या अभी अगर यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन उस पर लगता है। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो अभी इस डायरेक्शन में ही लगेगा, अभी किधर लगेगा? ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि mg को रोकने के काम आ रहा है। अब देखिए क्या है, हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन mg के बराबर हो जाए फॉर द मोटरसाइकिल टू रिमेन स्टेशनरी। देखो ये कैसे सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में? क्या सर्कुलर पाथ का मोशन हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हमने पढ़ा सर्कुलर पाथ, जो भी प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हमने ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर दिया, mg बराबर होना चाहिए। ये एक इक्वेशन है। अगली इक्वेशन हम सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लगा दें। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर
is equal to mass into centripetal acceleration. Now what is net force towards center? नॉर्मल, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो वही नेट फोर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटे? नॉर्मल। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ऐसा नॉर्मल की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब स्पीड का क्या रिलेशन होगा भाई? स्पीड की मिनिमम जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, जब स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा। यही रिलेशन बता रहे हैं ना, बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है क्या वो भी बढ़ेगी? लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन, दैट इज म्यू इनटू mv स्क्वायर बाय। और ये तब तक नहीं गिरेगा जब तक कि क्या है, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है mg वो क्या हो? छोटी हो। किससे? मैक्सिमम। mg should be less than mu mv square by r। तो हम लिख सकते हैं क्या? इसको सेफली मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा छोटा रहना चाहिए। मतलब mg must remain less than or equal to mu mv square by r। m से m कैंसिल हो गया तो v should be greater than equal to under root of r g by। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है ये कौन सा है? स्टैटिक है या काइनेटिक? मूव कर रहा है ना? कैसे जवाब दिया तुमने? मेरे ख्याल से तुमने यही लॉजिक लगाया भाई, मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगना चाहिए? लेकिन देखो, फ्रिक्शन जैसे मूव तो हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन कौन सा लगता है? स्टैटिक लगता है। जब एक एथलीट एक्सेलरेट करता है रोड पे तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक लगता है ना? क्योंकि वो फुट जो कि कांटेक्ट में आता है वो रेस्ट पे आ जाता है। अपन देखो चलते समय कैसे चलता है, एक पैर हमने आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ा। अब इस वाले पैर को तो हम स्टेशनरी कर देते हैं और पीछे वाले पैर को हमने उठा दिया, ठीक है। और जो पैर उठा वो चल रहा है और जो पैर जमीन के कांटेक्ट में वो रेस्ट पे रहता है। हाँ, लेकिन देखो टायर के साथ भी ऐसा ही होता है। टायर के साथ भी देखो कैसा होता है, आप ऐसे इमेजिन करो, जैसे ये एक हेक्सागन हमने लिया, ठीक है। और इस हेक्सागन को मैं क्या करता हूँ, ऐसा लुढ़का लुढ़का करके ले जा रहा हूँ, रोल करा करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार में ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर इसके अबाउट ये पूरा टॉपल जैसा होगा, है ना। फिर ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ऐसा होगा। तो इस केस में भी फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा, क्योंकि वो जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो स्लिप नहीं हो रहा। जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो वो जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है वो सरफेस पे क्या स्लिप हो रहा है? स्लिप नहीं हो रहा है ना। हाँ, इसके रोटेट होने की वजह से उसके पीछे जाने की टेंडेंसी है, बट इट इज नॉट स्लिपिंग। उसी तरह से क्या होता है कि जब एक ऐसा स्फीयर जैसा बॉडी भी सरफेस पे रोल करता है तो क्या होता है, एक बार में एक ही पॉइंट उसका कांटेक्ट में आता है ना। ओनली दिस लोएस्ट पॉइंट इज इन कांटेक्ट। क्या होगा, ये
जब तक ये कांटेक्ट है, तो देखो इसका जो dt टाइम के लिए इसका मोशन है ना, वो आप कैसे मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो जैसे इस पॉइंट के अबाउट इसकी टॉपलिंग हो गई, फिर dt टाइम के बाद कोई और पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में आ जाए, और फिर उस पॉइंट के अबाउट इसकी टॉपलिंग होगी, फिर dt टाइम के बाद कोई और पॉइंट कांटेक्ट में हो जाएगा, उसके बाद इसकी टॉपलिंग होगी, तो ऐसा चलता जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब ये नॉर्मल तरीके से अगर कोई व्हीकल रोड पे चल रहा है, या कोई साइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, तो जो पहिया है वो स्लिप होते हुए नहीं चलता, वो कैसे चलता है, उसको कहते हैं रोल होते हुए चलता है। कैसे चल रहा होता है, रोल होते हुए चलता रहता है। तो उस समय पर स्लिपिंग नहीं हो रही होती, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता। कौन सा फ्रिक्शन लगता है उसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता है। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, जैसे ये है, नहीं रुकने के टाइम पे भी अगर स्लिपिंग हो रही है तो लेकिन अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का एक्सीलरेशन पे तो जीरो अगर तो करंट लगेगा तो सिर्फ हमारे पास जो हाफ एमवी स्क्वायर एनर्जी होगी सर वो कहां जाएगी, वो सबसे पहले अच्छा तो ये बताओ, क्या भागते समय हाफ एमवी स्क्वायर एनर्जी हमारे पास आई कहां से, नहीं मान लो अपन रेस्ट कर, है ना, रेस हो रही है, ठीक है, भागना चालू किया, धीरे धीरे वो स्पीड अप होता है, हम तो बोल रहे हैं कि हमेशा कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक। तो जीरो स्पीड से उसके पास मान लो मैक्सिमम जब वो जाने लगा तो v स्पीड से जा रहा है, तो जीरो से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर। जीरो से बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हम कह रहे हैं भाई फ्रिक्शन तो स्टैटिक लग रहा है, तो उसका वर्क तो जीरो हो गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसने बढ़ाई, मस्कुलर, इंटरनल मस्कुलर फोर्सेस ने वर्क किया, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। देखो इंटरनल फोर्सेस भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस कैन आल्सो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, जैसे स्प्रिंग के साथ होता है ना, मान लो हमने क्या किया, दो ब्लॉक्स को ऐसे स्प्रिंग से बांध के रख दिया और स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया, क्या होगा, क्या इस सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, स्मूथ सरफेस पे अगर हमने इसको रखा हुआ है तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, किस फोर्स की वजह से बढ़ी, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्सेस वर्क करने में केपेबल होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो जब कोई एथलीट भागता है तो उस केस में भी क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस के वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उसी तरह से कार भी जब एक्सेलरेट करती है तो जो कार का पिस्टन होता है, दैट पिस्टन कॉन्स्टेंटली डज वर्क, और उस वर्क की वजह से कार की मैकेनिकल एनर्जी बढ़ती है ना, कार हो मोटरसाइकिल हो जो भी है, तो उसमें क्या है, पिस्टन के वर्क की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी, रुकने के समय भी वही है, जब मस्कुलर फोर्स एक्सेलरेट कराते समय वर्क कर सकते हैं तो रुकते समय भी वर्क कर सकते हैं, वो एनर्जी में मस्कुलर फोर्स में जाएगी तो इसके साथ रॉड पे टाइम हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, देखो वो एनर्जी एक तरीके से डिसिपेट ही हो जा रही है, मतलब आप उसको किसी यूजफुल फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं ना, बढ़ती तो है लेकिन क्या है, तो डिसिपेट की फॉर्म, डिसिपेशन की फॉर्म में तो चली जाती है, लाइक टेंपरेचर विल, बॉडी टेंपरेचर विल इंक्रीज, है ना, तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो एनर्जी डिसिपेट, मतलब बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नजर नहीं आएगा आपको कि हम जंप कर रहे हैं ऊपर, या फिर क्या हो गया, मतलब अब अचानक से हम बहुत तेज भागने लगे हैं, तो वो क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर की फॉर्म में वो अपीयर होगा। देखो रुकते समय भी क्या होता है, क्या रुकते समय पैर स्लिप करता है, रुकते समय भी क्या है, जो स्लिपिंग होती है वो नेग्लिजिबल अमाउंट की ही होती है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो भागते भागते, आप अगर मतलब बिल्कुल ऐसा फिसल रहे हो तो एक बात है, फिसलते समय तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, लेकिन नॉर्मली अगर आप रुक रहे हो, बिल्कुल पैर को जमा के हुए रुक रहे हो, तो फिर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा।
सब काइनेटिक। हाँ लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, ना करें उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है। म्यू एम जी या म्यू एन से कम डिमांड है अगर स्लिपिंग को रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोक देता है। लेकिन अगर मान लो क्या है, अचानक से स्लिपरी सरफेस आ गई जहां पर म्यू कम है, तो क्या होगा, यू आर डिमांडिंग फ्रिक्शन बट दैट मच फ्रिक्शन इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में क्या होगा, स्लिपिंग हो जाएगी, और स्लिपिंग होगी तो फिर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो मैं बता दूं, बहुत हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं है, पर देखो तो मैं बोल सकते हो कि बहुत बहुत थोड़े से समय के लिए क्या होता होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता होगा बहुत छोटे समय के लिए, है ना? लेकिन मेजरली जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो कौन सा लग रहा है, स्टैटिक फ्री। फिर आपने कहा कि वो मतलब एनजी को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ले लो सर, तो एनजी तो मतलब स्लिपिंग नहीं कर रहा, वो तो डिफॉल्ट हो जाएगा, एनजी तो स्लिपिंग वो कांटेक्ट में तो है ना, बट बॉल के कांटेक्ट में तो, बट वो अगर ऐसे एनजी फोर्स उस पे स्लिपिंग नहीं, उसके पास देखो वेलोसिटी भी है, आप इसको समझो, इट हैज सर्टेन वेलोसिटी। अब देखो जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो तो ऐसी कर्व टाइप की, मान लो यहाँ मोटरसाइकिल है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से उसकी टेंडेंसी तो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लाई करने की ना, तो क्या वो उस सिलेंड्रिकल वॉल को प्रेस कर रहा होगा, डेफिनेटली इफ इट हैज सर्टेन वेलोसिटी इट मस्ट डेफिनेटली बी प्रेसिंग दैट सिलेंड्रिकल सरफेस। देखो ऐसी बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती तो फिर क्या होता, कोई प्रेस वेस नहीं कर पाता, लेकिन सरफेस कैसी है, कर्व सरफेस, वेलोसिटी इज इन एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो उसकी तो इनर्शिया की वजह से टेंडेंसी आगे जानी, लेकिन सरफेस कर्व है, तो क्या होगा, सरफेस उस पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि अवेलेबल है वहां पर, और वो जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करे, है ना? ऐसी सरफेस पर आप कुछ भी करके स्लिपिंग नहीं रोक पाओगे, है ना? जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ तो क्या है, नीचे गिरता है सीधा, लेकिन अगर मान लो मैं क्या करूँ, इस डस्टर को ऐसा प्रेस कर, ऐसे प्रेस कर, नॉर्मल फोर्स लगा, तो फिर क्या ये रुक जाएगा? देखो मैंने mg को डायरेक्टली बैलेंस नहीं किया, क्या हमने mg को डायरेक्टली बैलेंस किया, क्या मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हमने नहीं लगाया, हमने तो फोर्स कैसे लगाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है वो फोर्स, किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या नहीं, लेकिन इस फोर्स के आने की वजह से ये नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, नॉर्मल पड़ गया तो फ्रिक्शन भी उसके पास आ गया, और फिर फ्रिक्शन ने mg को बैलेंस किया, भाई ये वर्टिकली मूव नहीं किया तो किसी न किसी ने तो mg को बैलेंस किया ही, वो फ्रिक्शन नहीं बैलेंस किया, क्या ये बात समझ में? हाँ बोलो। फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं एक सेकंड के लिए, तो वो mg की वजह से अगर गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो कांटेक्ट में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, हां इफ इट हैज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी नहीं होगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट छूट जाएगा। हाँ मतलब वेलोसिटी 0 है तो नॉर्मल 0, वो इस इक्वेशन से भी दिख रहा है आपको, n = mv²/r, वेलोसिटी 0 है तो नॉर्मल भी 0, वेलोसिटी तो वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उस वेलोसिटी के अपोजिट में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, उस वेलोसिटी के अपोजिट में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, इफ अगर वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट फिर भी तो हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही, सही बात, देखो क्या है, स्लिपिंग नहीं हो रही, जो कांटेक्ट पे है ना, जो पॉइंट कांटेक्ट पे है वो मूव नहीं कर रहा, उसके अबाउट बॉडी मूव कर रही है, जैसे बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर हम नॉर्मली फ्रिक्शन, हाँ मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होना भी, अगर आप मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से देखो f = ma इक्वेशन के हिसाब से भी अगर देखो तो क्या है,
ये टायर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना भी चाहिए। तो उस लॉजिक से भी हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो क्या होता है, सर वेलोसिटी है तो स्लिपिंग हो रही है, मतलब ठीक, वो वेलोसिटी होने की वजह से स्लिपिंग नहीं हो रही। आप इसको देखो ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या होता है जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हर dt टाइम में एक तो चेंज होता रहता है। कभी एक पॉइंट कांटेक्ट में, फिर थोड़ा ऊपर वाला कांटेक्ट में होगा, फिर उसके और ऊपर वाला कांटेक्ट में होगा, और जब जो पॉइंट कांटेक्ट में आता है तब वो dt टाइम लेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, है ना। अब मतलब हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही व्हीकल मूव करे। अगर व्हीकल ऐसे मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, ऐसा कब हो जाता है, जैसे मान लो कि कार जो है वो आपकी बिल्कुल कुछ जैसे बड़ी पार्ट ऑफ द रोड पे पहुंच गई है ना, तो क्या है उस केस में व्हेन यू विल प्रेस द एक्सेलरेटर या आपने बाइक का एक्सेलरेटर दबाना तो क्या होगा, इंजन विल रोटेट द व्हील, इंजन व्हील को रोटेट करेगा, तो जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी टेंडेंसी किधर होती है, पीछे जाने। तो नॉर्मली क्या होता है, फ्रिक्शन उसको पीछे जाने नहीं देता, और फ्रिक्शन क्या करता है उस पर आगे फोर्स लगाता है, तो उसकी वजह से वो स्लिपिंग को रोक देता है और वो आगे बढ़ जाता है ना। इंजन रोटेट्स एंड फ्रिक्शन ट्रांसलेट्स द मोटरसाइकिल इन फॉरवर्ड। लेकिन अगर मान लो क्या होगा, आपने वोल्टेज उसको अल्फा प्रोवाइड कर, एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर, लेकिन क्या है जमीन पे उतना फ्रिक्शन नहीं है कि उसको रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे। जैसा कि होगा कब, जब कार या कोई बाइक हमारी फंस गई किसी ऐसे दलदल वाली जगह पे फीचर में, बिल्कुल वहां पे भी क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता है। हाँ मतलब ट्रैक्शन मतलब जनरली किसके लिए यूज करते हैं, वो हिल के लिए यूज करते हैं, हिली राइड पे हम लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं, बट वो एक्सीलरेट तो ट्रैक्शन बेसिकली क्या करता है उसमें, वो ऐसा तो थोड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि अल्फा तो उतना ही जनरेट करता है जितना कि फ्रिक्शन अवेलेबल है। इवन इफ यू प्रेस द एक्सीलरेटर हार्ड तो वो क्या करेगा, वो देख करके कि क्या स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, अल्फा को कंट्रोल करने में बड़ा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को कंट्रोल तरीके से बड़ा है। हाँ मतलब जैसे इसे काम करना है वो एक्सीलरेट करता है या ब्रेक लगा तो फिर वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए। अगर एक्सीलरेट करता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता, और अगर ब्रेक लगाता तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता। फिर उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन की आ जाती है जो कि रोटेशनल मोशन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। क्या है, पीछे वाले पहिए का फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे वाले पहिए का फ्रिक्शन किधर लगता है। जनरली अपने ऐसे अवेलेबल होता है ना कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कार है या रियर व्हील ड्राइव वाली है, तो जैसे अगर अपन साइकिल का एग्जांपल लें तो साइकिल में तो क्या होता है, जो चेन होती है आपकी वो पिछले पहिए से कनेक्टेड है, तो व्हेन यू पेडल तो वो क्या करता है, पेडल पिछले पहिए को रोटेट करता है, और जैसे ही वो रोटेट करता है मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है उसके पीछे जाने की टेंडेंसी हुई, तो उस पीछे वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे, और पीछे वाले पॉइंट पर जैसे ही फ्रिक्शन लगेगा आगे तो वो पूरा फ्रेम समेत साइकिल किधर पुश होगी, आगे। अब आगे फ्रंट व्हील को देखो, फ्रंट व्हील को जो फ्रेम कनेक्टेड है, ऐसे हैंडल का जो पार्ट होता है वो फ्रंट व्हील से जाके कनेक्ट हो रहा होता है, तो वो फ्रंट व्हील को आगे पुश कर देता है ना। लेकिन फ्रंट व्हील को भी रोटेशन भी चाहिए, तो रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए उस केस में, क्योंकि फ्रंट व्हील के पास क्या है, चेन फ्रंट व्हील से कनेक्टेड नहीं, तो फ्रंट व्हील के पास क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन जनरेट हुआ, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी टेंडेंसी किधर हो गई, स्लिप होने की, आगे की तरफ, तो उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, तो वो फ्रंट व्हील को रोल करा है ना।
तो जब अपन पेडलिंग कर रहे हैं साइकिल में और एक्सेलरेट करा रहे हैं तो पिछले पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, और अगले पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये बात समझ में आती है? ओके, अगर अगर फ्रंट व्हील पे होता तो फिर क्या होता, मतलब चेन आपकी फ्रंट व्हील से कनेक्टेड, तो फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन लगता किधर, आगे, है ना, और फिर जैसे फ्रिक्शन आगे लगता तो फ्रेम जो है वो रियर व्हील को भी आगे ड्रैग करता, तो फिर रियर व्हील पे फ्रिक्शन किधर लग जाता, उल्टा हो। अच्छा, ये बात समझ में आई यहाँ पर, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन रूट आर जी बाई वी, है ना। तो वो जो स्टंटमैन है, अगर मान लो वो एक सिलेंड्रिकल पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है, तो ज्यादा स्पीड से मूव करना उसकी मजबूरी है, मतलब अगर वो स्पीड को ज्यादा मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वो गिर जाएगा, नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होते ही गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिकली देखो कैसा होता है, प्रैक्टिकली पूरा परफेक्टली सिलेंड्रिकल नहीं होता, टेपर्ड वॉल्स होते हैं, जैसा होता है ना, और नीचे क्या होता है, नीचे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है। तो क्या करते हैं वो स्टंटमैन पहले, तो वो अब इसमें क्या है, जैसे जैसे रेडियस ज्यादा होगी ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वो तो वो क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे उनकी मोटरसाइकिल खड़ी होती, स्टार्ट किया और नीचे एक दो चक्कर काट के अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, फिर उनको कैलकुलेशन तो नहीं करते, लेकिन उनको मोटरसाइकिल चलाते चलाते आइडिया हो जाता है कि अब स्पीड मेरी हो गई है कि अब मैं इन दीवारों पे चढ़ सकता हूँ, तो फिर वो दीवार पे आ जाता है, और जैसे जैसे उसको ऊपर जाना होता है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाते जाता है। अच्छा, इसी हॉरिजॉन्टल सर्कल के और क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें कि क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है उनको समझ में आ रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, वो वाला नहीं, हाँ बेटे, आर यू गेटिंग, यस सर। ओके ओके ओके, कुछ नहीं आए तो पूछ सकते हो, उस चैट बॉक्स में कुछ लिखा भी हुआ, सर रिकॉर्डिंग, ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, and initially at rest, और ये क्या होता है, starts rotating with constant angular acceleration, alpha। मतलब सब मेन क्वेश्चन ही तो मैंने मेरे आपसे उसको अरेंज किया था, तो पूरा क्वेश्चन को नोट कर, तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ भी लग, हाँ उर्दू में बता, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई मोटराइज सिस्टम है जो कि क्या करेगा, टर्न टेबल की ओमेगा को कांस्टेंट अल्फा से इंक्रीज कर रहा है, और इस टर्न टेबल पे हमने क्या किया,
कुछ r डिस्टेंस पर एक ब्लॉक रख दिया. A block is placed at distance r. ठीक है. And coefficient of friction between block and the turntable is mu. ब्लॉक और टर्नटेबल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू. तो हमें क्या पता लगाना है? At what time the block will slip? Find the time at which सर आपने क्वेश्चन में लास्ट में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिखा है. angular acceleration. एक्चुअली Now we can remove this. अभी अपने पास अच्छा मेथड है. यहाँ पे ट्राइपॉड भी है. अभी थोड़ा सा horizon पर. अब
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ फर्क पड़ेगा, तो कुछ से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आंसर जो है वो उससे फर्क पड़ेगा। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरा? हाँ सर। Am I audible? Yes, sir. देखो क्या है। अब अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 पर इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है? सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। फ्रिक्शन एट t इक्वल टू 0, म्यू mg तो देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ना बेटे, क्या वो t इक्वल टू 0 पे लगेगा, है ना। अच्छा स्टैटिक लगेगा या इनिशियली फोर्स पर एक्ट होगा? स्टैटिक लगेगा, मतलब क्या होगा, देखो दोनों रुके हुए हैं, है ना, शांति से जीवन चल रहा है, अचानक से जो मोटर है वो क्या कर रहा है, अचानक किया तो क्या होगा, जब ये कोशिश करेगा कि ब्लॉक भी साथ में चले, बट ध्यान दो इनिशियली ब्लॉक टेबल हैज नो एंगुलर वेलोसिटी, तो देयरफॉर सेंटर की तरफ किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है ना। लेकिन टेबल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो क्या इस ब्लॉक के पास भी एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी वो ब्लॉक के साथ चल पाएगा, है ना। अभी देखो अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएं, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस r है, टेबल तो थोड़ी और बड़ी है, हमने ब्लॉक तक का पार्ट लिया, ऐसे मान लो। तो एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक के पास कौन कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि वो टेबल के साथ साथ चल पाए, कौन कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए? मोशन तो नहीं होगा, लेकिन क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा। सर आवाज नहीं आ रही है। मतलब स्पीड अभी तो नहीं है, लेकिन क्या स्पीड बढ़नी चाहिए ब्लॉक की? भाई स्पीड कैसे बढ़ेगी वरना, जैसे ये पेन को हमने रिलीज किया, तो जस्ट आफ्टर द पेन इज रिलीज एट t इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पेन? t डाउनवर्ड होना चाहिए। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? 0. Just after the pen is released, velocity is 0, but it has some acceleration, है ना। इसी तरह से क्या है, ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, लेकिन टेबल भी रेस्ट पे है, लेकिन मोटर जो है वो टेबल की ओमेगा को बढ़ाएगा, तो ब्लॉक की ओमेगा भी बढ़नी चाहिए। मतलब ब्लॉक को किस चीज की जरूरत है, ब्लॉक को भी एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत है, या ब्लॉक को भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी हो, ये टॉप व्यू बनाया, ऐसा टेबल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऐसा सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होनी चाहिए, t इक्वल टू 0, because that is the only acceleration that this block has at t equal to 0. समझ में आएगा? क्या मैं फ्रिक्शन को मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को अल्फा आर ऐसा लिख सकता हूं, तो क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे इतनी आ गई कि नहीं? दिस इज द फ्रिक्शन एट t इक्वल टू 0 पे इतना फ्रिक्शन इस पे लग रहा है। क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा इतने इंपल्स पड़ती रहेगी? मान लो ये ब्लॉक मूव करके यहाँ पे आ गया थोड़ी देर के बाद, क्या टेबल की ओमेगा लगातार बढ़ रही है?
तो आगे भी ब्लॉक की ओमेगा को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ब्लॉक की ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा तो ब्लॉक के पास भी एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ब्लॉक के पास भी क्या होगा, इवन एट सम लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। क्या ये बात बोल सकते हैं? ये फ्रिक्शन की जरूरत तो लगेगी, लेकिन साथ ही साथ एक और डायरेक्शन में फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? क्योंकि क्या है, ये जो सेंटर की तरफ अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है, ब्लॉक को अगर क्या करना है, सर्कुलर मोशन, तो जैसे जैसे ओमेगा आता जाएगा उसके बाद वैसे वैसे ओमेगा स्क्वायर आर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो भी कौन प्रोवाइड करेगा? ब्लॉक पे फोर्स लगाने वाला है ही कौन? सिर्फ वो टेबल ही तो है। तो टेबल और ब्लॉक के बीच में दो ही फोर्स लगते हैं, टेबल दो ही फोर्स लगा सकती है, नॉर्मल या सेक्शन। अब नॉर्मल तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है जो कि एमजी को बैलेंस कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना? क्या ये ऐसा बोल सकते हैं? दिस इज फ्रिक्शन एट t इक्वल टू एट सम लेटर टाइम t, अगर मैं लिखूं एट सम लेटर टाइम t, क्या मैं बोल सकता हूं जो पार्टिकल पे टोटल फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अंडर रूट ऑफ m अल्फा r का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर के बराबर है। क्यों भाई? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ m अल्फा r का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छा देखो, ओमेगा बढ़ता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, एफ मैक्स के बराबर। मतलब वो दैट इज द लिमिटिंग केस जहां पर ये टेबल के साथ चल रहा है, उसके dt टाइम बाद स्लिपिंग चालू हो जाएगी। तो हम क्या कर लें, इस फ्रिक्शन को इक्वेट कर दें किसके, म्यू एन, है ना? इस फ्रिक्शन को किसके इक्वेट कर दें, म्यू एन। ये कहा गया है स्क्रीन पे। करो, देखो क्या आता है, ओमेगा की वैल्यू पता लगाओ, इस इक्वेशन को यूज करके ओमेगा की वैल्यू पता लगाओ क्या आ रही है। लगा बेटे, पता लगा। एन को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, एन लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वल टू एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसको आप लिख दीजिए म्यू एम जी, और फ्रिक्शन की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ, यार यहाँ से m कॉमन ले लो आप, तो अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 4 आर स्क्वायर, और ये m से m कैंसिल, तो ये बराबर है। इस इक्वेशन को स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग करो, आप क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू दी पावर 4 आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर। So what you will
ओमेगा की पावर 4 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा। क्या ऐसा ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, है ना? इतना ओमेगा की पावर 4 होना चाहिए, तब जाकर के ये इलेक्ट्रिसिटी करंट कर जाओ। एक बार ओमेगा पता चल गया हमें इतना है, तो क्या फिर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन लिखें तो उससे हमारे पास टाइम आ जाएगा, है ना? है ना? तो ये क्वेश्चन कैसा था? ये डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह के सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड चेंज होती रहती है या पार्टिकल का ओमेगा जो है वो चेंज होता रहता है ना? अभी तक इसके पहले जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे वो कैसे थे? यूनिफॉर्म सर्कुलर, एक कोनिकल पेंडुलम मूव कर रहा है तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं। फिर दूसरा हमने ये स्टंटमैन वाला क्वेश्चन किया, उसमें भी क्या है, तो इसके पास टेंजेंशियल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो वो भी कैसा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर। ये कैसा है? इसमें नॉन यूनिफॉर्म। फ्रिक्शन को दो दो काम एक साथ करने पड़ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना पड़ रहा है और टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड करना, ठीक है? और तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर के कुछ क्वेश्चन है। हम जैसे क्या है कि हमसे कहा जाए, अ, ये एक रॉड है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? और इस रॉड के अंदर हमने क्या किया है, एक बीड लगाया, स्मॉल बीड, जिसको हमने इस रॉड में ऐसे पिरोया हुआ, जैसे मोती डालते हैं ना, माला में मोती डालते हैं। अब क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस में रॉड T इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 है और इसका अल्फा कांस्टेंट अल्फा से ये रोटेट करना चालू कर, ये एक्सिस जो है वो रॉड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट अल्फा से रोटेट करना स्टार्ट कर। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक है? ग्रेविटी को तो आप नेग्लेक्ट कर दो, और हमें दिया हुआ है म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द फील्ड। अगेन फाइंड द टाइम at which the bead starts slipping on the top. Bead starts slipping on the, किस समय पर ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा?
अच्छा बीट के बाद टेंजेंशियल और सेंट्रिपेटल दोनों एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे t इक्वल टू 0 पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल या सेंट्रिपेटल? t इक्वल टू 0 पे टेंजेंशियल सेंट्रिपेटल या दोनों at t इक्वल टू 0 सिर्फ टेंजेंशियल है ना, क्योंकि ओमेगा तो 0, अगर ओमेगा 0 इसका मतलब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर r होता है, ओमेगा 0 है तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन तो है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, वो तो शुरू से ही है। कितना है? अल्फा अल्फा r बराबर लिख सकते हैं क्या इस डिस्टेंस को r मान, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा r लिख सकते हैं। अच्छा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन, अभी t equal to 0 what will be the direction of tangent into the plane, क्या बोल सकते हो, it is going into the plane of the ball, है ना, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है इस तरफ, तो अभी अंदर की तरफ, है ना, ये बात समझ में at t equal to 0 तो अच्छा इस डायरेक्शन में कौन प्रोवाइड करेगा इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रॉड, रॉड लगाएगी, लेकिन कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक सिस्टम, नॉर्मल, नॉर्मल है नॉर्मल तो कैसे, इमेजिन दिस, क्या है, ये बीड है, ये रॉड है ना, अब क्या हो रहा है, ये ऐसे पूरी तरह से इसको चारों तरफ से लिखा है, अब ये रॉड ऐसे घूम अंदर की तरफ, जो एक्सेलरेशन चाहिए वो कौन से फोर्स से आएगा, नॉर्मल या फ्रिक्शन, नॉर्मल से आएगा, किससे आएगा, नॉर्मल से, तो क्या नॉर्मल को हम मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकते हैं, और व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज अल्फा आर, है ना। अच्छा mg तो नेग्लेक्ट करने को बोला, नेग्लेक्ट ग्रेविटी बोला है, तो mg तो अल्फा आर इज नॉर्मल। अच्छा अब जैसे जैसे इसके पास ओमेगा आ जाएगी, जैसे जैसे बीट के पास ओमेगा आ जाएगी, तो फिर क्या उसको एक और एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ये बीट, ये टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, रॉड ऐसे घूम रही है, तो इस डायरेक्शन में तो नॉर्मल m अल्फा r के बराबर का एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मान लेते हैं कि टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी इसकी हो गई है ओमेगा, तो कितने सेंटर की तरफ कितने फोर्स की जरूरत है, m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स फ्रिक्शन, देखो वो फोर्स किधर लग रहा है, जैसे ये बीड की सरफेस है और ये रॉड है, तो ये इनके पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, क्या वो फोर्स फ्रिक्शन ही होना चाहिए, Yes. हाँ भाई देखो क्या है, फ्रिक्शन क्यों नहीं है, आप ऐसे इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये रॉड तो रोटेट कर जाएगी, है ना, और ये नॉर्मल तो उसको क्या करेगा, ऐसे ही लेकर के जाएगा, तो dt टाइम के बाद क्या होगा, रॉड घूम के ऐसे हो गई और ये बीड यहाँ पहुंच, फिर और रोटेट होगी तो क्या होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगी तो ये इधर पहुंच जाएगी रॉड में, तो धीरे धीरे ये बीड क्या रेडियल स्लिप बाहर निकल जाएगा, इस रॉड में से जो बाहर स्लिप हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन ही तो है जो कि इसको होल्ड करके रख रहा है, स्लाइडिंग को रोक रहा है, बाहर रॉड के रिलेटिव जो इसकी बाहर स्लाइड होने की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को कौन रोक रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक, क्योंकि अभी तक ध्यान दो हम ये मान रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही, देखो उन्होंने क्या पूछा है, किस टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब उस टाइम से पहले पहले तक स्लिपिंग नहीं हो रही थी, और स्लिपिंग नहीं हो रही थी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा।
तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन को m ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं। कितने फ्रिक्शन की जरूरत है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन की जरूरत बढ़ती जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन कहेगा भाई रुको अभी, कितना मैक्सिमम लग सकता है, म्यू एन ही लग सकता है। कितना होगा, म्यू एम अल्फा एट द इंस्टेंट ऑफ स्प्लिटिंग। एट द इंस्टेंट स्लिपिंग स्टार्ट, क्या हम ये बोल सकते हैं म्यू एम दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम आर से एम आर कैंसिल हो जाता है, हमें मिल जाएगा म्यू अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा टी टाइम पे ओमेगा को अल्फा टी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। Yes. हमें टाइम पता लगा, तो या तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, रूट म्यू अल्फा, तो स्प्लिटिंग चालू होगी, है ना। अब कितने टाइम पे इतना ओमेगा होगा, तो ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो टी की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्या टी की वैल्यू अंडर रूट म्यू बाई अल्फा ऐसा आ जाएगा, है ना। एक बार यही आएगा, यही आएगा, ठीक यही ग्रेविटी horizontal rod start rotating with constant angular acceleration। बताओ किस टाइम पर बीड फ्लिप होना चालू कर दे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका क्या है भाई, हमें ये चीज पकड़ में आ जानी चाहिए कि भाई आखिरकार फ्लिपिंग हो क्यों रही है ना। फ्रिक्शन अब जो वैल्यू है नॉट फ्लिपिंग की, वो कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहा, हाँ क्यों नहीं मीट कर पा रहा, क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कांस्टेंट है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, उसके डी टाइम बाद ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, t इक्वल टू 0 पे ओमेगा, है ना। ये तो इनिशियल कंडीशन है, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो थे वो किसके थे, डायनामिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हम एक टॉपिक और पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्टिकल सर्कल पे शिफ्ट होंगे, और वो टॉपिक क्या है, रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व, ROC लिख देते हैं इसको शॉर्ट, क्या लिख देते हैं, RO। तो किसी भी कर्व्ड पाथ की, कैसा भी कर्व्ड पाथ, हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है, मान लो आपको इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखनी है एट पॉइंट ए, तो आप कैसे लिखोगे, कर्व के अलोंग आप कुछ इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ट्रैवल करो, ds is small length that we have traveled along the curve,
ये जो AB की कर्व लेंथ है वो किसके बराबर है, DS के अगर बराबर है। इस कर्व पे अगर हम अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल जो होंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगी। तो आप क्या करो, A पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ और B पॉइंट पे नॉर्मल। इन दो नॉर्मल्स के बीच में एंगल है कितना, d थीटा। if d theta is angle between normal drawn at point A and B, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज ds by, है ना, where what is ds, distance between A and B, along the curve, and what is d theta, angle between normal drawn to the curve at A and ऐसा क्या ये d theta जो होगा will it also be equal to angle between tangents drawn at A and A और B पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उनके बीच में एंगल भी क्या ही आता है, परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल बराबर होंगे। मान लो L1 एंड L2 आर टू लाइन जिनके बीच में एंगल है थीटा, एंड L1 डैश एंड L2 डैश आर टू लाइन जो कि L1 और L2 के परपेंडिकुलर, तो क्या L1 डैश और L2 डैश के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। जैसे ये दो लाइन, इनके बीच का एंगल आप बोल रहे हो d थीटा, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बना दिया मैंने और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर, क्या ये वाला एंगल भी d थीटा ही होगा, ये प्रूव कर सकते हैं कैसे, देखो ये एंगल 90 डिग्री, है ना, क्या ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 माइनस d थीटा हो जाएगा, 90 माइनस d थीटा नहीं, परपेंडिकुलर तो ये है ना, परपेंडिकुलर वो नहीं, देखो ये लाइन नॉर्मल एट बी है और ये वाली लाइन जो है वो नॉर्मल एट सी, है ना, तो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी ना। ऊपर वाली लाइन कहाँ पे टेंजेंट है, ए पर, नीचे वाली लाइन कहाँ पे टेंजेंट है, बी पर। जैसे L1 इज नॉर्मल एट ए, L2 इज नॉर्मल एट बी, L1 डैश इज टेंजेंट एट ए एंड L2 डैश इज टेंजेंट एट बी, तो L2 और L2 डैश के बीच का एंगल 90 डिग्री है। उसी तरह से L1 और L1 डैश के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल d थीटा है वो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस d थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस d थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये एंगल d थीटा ही होगा, है ना। नहीं आप ऐसे सोचो ना, जैसे मान लो ये दो लाइन,
इनके बीच का कुछ एंगल है, इन दोनों को मैं सेम एंगल से रोटेट कर दूं, दोनों को 90 डिग्री से रोटेट कर दूं। जैसे ये लाइन ऐसे है, ये वर्टिकल है और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। मैंने क्या किया, 90 डिग्री से दोनों को रोटेट कर, तो क्या इनके बीच का एंगल सेम है? भाई दोनों लाइन को तो आप सेम ही एंगल से रोटेट करो, तो उनके बीच का आपस का एंगल तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो d theta can also be understood as angle between the tangent. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, ds by d। देखो सर्कल में भी यही यूज करते हैं अपन कॉन्सेप्ट। कैसे? सर्कल, ये लेंथ ऑफ आर्क, और इफ दिस आर्क सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर, तो थीटा की क्या डेफिनेशन होती है? मान लो ए बी आर्क है तो थीटा ए बी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर हो जाता है कि नहीं? या रेडियस को क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय थीटा। क्या ये जो दो रेडियल लाइन है ये नॉर्मल भी है ए और बी? क्यों? ए पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे सर्कल में? ए को सेंटर से ज्वाइन करो। बी पे नॉर्मल कैसे ज्वाइन करोगे? बी को सेंटर से ज्वाइन करो। तो देखो यही डेफिनेशन सर्कल में भी यूज होती है। रेडियस क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन एंगल सबटेंडेड। ये भी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन एंगल सबटेंडेड, है ना? अब ये फॉर्मूला, ये तो डेफिनेशन हो गई है ना, लेकिन ये डेफिनेशन एज इट इज इस फॉर्म में ज्यादा फायदेमंद नहीं है। ज्यादा फायदेमंद फॉर्म क्या होती है, देखो वो देखते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? हम क्या करें, ds बाई dt कर दें और इधर d थीटा बाई dt। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को मैंने क्या किया, dt से डिवाइड किया। क्या ds बाई dt इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी? ds बाई dt क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड, और d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। d थीटा बाई dt को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, है ना? अब देखो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, या जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है, क्या उसको v मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ऐसा लिखते हैं? v इंटू ओमेगा के बराबर भी लिख सकते हैं। फिर v को लिख देते हैं ओमेगा आर, तो ये बन जाता है क्या, आर, या ओमेगा को लिख देते हैं v बाई आर, तो ये बन जाता है v स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब ओमेगा को a परपेंडिकुलर अपॉन v ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो ये जो ओमेगा है इसको आप लिख दो क्या, a परपेंडिकुलर अपॉन स्पीड। तो क्या ये v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर के बराबर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर, है ना? Where what is v? v is instantaneous speed and a perpendicular is component of acceleration in normal terms, है ना? Normal to the velocity, component of acceleration normal to the a perpendicular क्या है, component of acceleration normal to the velocity, है ना? देखो सर्कुलर मोशन में हम a परपेंडिकुलर को v स्क्वायर बाई r लिखते ही हैं। सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, a परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं,
वी स्क्वायर बाई आर हम आराम से यूज करते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ एन इंस्टेंटेनियस रेडियस, मतलब कि पार्टिकल क्या कर रहा है, अलग अलग समय पर अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ में, है ना। अगर मैं इस स्मॉल सेगमेंट को किसी एक सर्कल का पार्ट मानूं तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द। और ध्यान दो बच्चों कि जितना ज्यादा फ्लैट कर्व होगा, मतलब इस तरह का अगर कोई कर्वेचर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो, क्योंकि इसमें अगर आप स्मॉल डिस्टेंस ds चलोगे तो नॉर्मल के बीच का एंगल बहुत छोटा सा है, और उसकी जगह अगर मान लो कोई ऐसा कर्व होगा, तो इसमें अगर आप छोटा सा डिस्टेंस भी चलोगे तो क्या नॉर्मल के बीच का अच्छा खासा एंगल आ जाएगा, है ना। मतलब देखो, अगर आप किसी ऐसे पाथ में चल रहे हो, curved path such that your direction of instantaneous velocity is changing very quickly, बहुत जल्दी जल्दी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। और अगर आराम से बदलती है तो इसका मतलब आप कैसे रेडियस से करते हो, बड़े रेडियस में। और भी कैसा है स्फेरिकल सरफेस, लेकिन क्या जब हम चलते हैं आपके तो हमें कुछ फील होता है कैसा हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो ठीक हो रहा है, why because the radius is very large, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, इसकी वजह से क्या है, हमें ये डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी जो है वो फील नहीं होता। तो एक मतलब फिजिकल हम दिमाग में क्या पिक्चर बना सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा फ्लैट सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। एक प्लेन सरफेस का या स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्लेन सरफेसेस कितना, इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इसका डेफिनेशन यही है कि द डिस्टेंस दैट, लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज the distance that must be traveled, the distance that must be traveled along the curve, the distance that must be traveled along the curve per unit change in, per unit change in the per unit change in the direction of normal drawn to the, per unit change in direction of normal drawn to the per unit radian, आप ऐसे लिखो, per unit radian change in the direction of normal drawn to सर the, आप कैमरा के क्लोज आके बोल सकते हो सर, उनको आवाज नहीं आती। मैंने क्या लिखा, पर यूनिट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व इन रेडियन, है ना, पर यूनिट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व इन रेडियन, ठीक है। मतलब जैसे अर्थ का रेडियस अगर कोई बोल रहा है कि 6400 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, अगर आप 6400 किलोमीटर अर्थ की सर्कमफेरेंस चलोगे तो क्या होगा, जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो कितना एंगल से चेंज हो जाएगा, एक रेडियन, एक रेडियन मतलब वो 57 डिग्री के लगभग का एंगल होगा,
कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो एक सर्कल, सर्कल की रेडियस भी तो ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई हमसे कहे एक सर्कल है जिसका 1 मीटर रेडियस है, इसका मतलब क्या है, अगर उस सर्कल के अराउंड आप 1 मीटर लेंथ चलोगे तो जो नॉर्मल रॉड होंगी दो पॉइंट्स पे, उनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 1 रेडियन की डेफिनेशन यही होती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius of the, एक ऐसे आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंडेड जिसका आर्क की लेंथ किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, उस एंगल को ही क्या बोलते हैं, 1। और देखो हम पैराबोलिक पाथ की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 6400 मतलब ये बोल रहे हैं कि नहीं क्या है, पर अगर 6400 किलोमीटर हम चलें तो क्या हमें फील होगा क्या कि देखो तुमने वो पढ़ा है क्या, छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि क्या लॉजिक गैलीलियो ने या पुराने फिलोसफर्स ने यूज किया था इस बात को प्रूव करने के लिए कि अर्थ इज राउंड। तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन होता है, वो क्या होता है कि जब हम किसी पोर्ट पे खड़े होकर के एक शिप को ऑब्जर्व करते हैं तो पहले शिप का मास्ट दिखाई देता है और उसके बाद पूरी शिप दिखाई देती। हैड अर्थ बीन फ्लैट तो क्या ऐसा होता क्या, वो जब भी दिखाई देती पूरी शिप एक साथ दिखाई देती ना, बिकॉज अर्थ इज राउंड तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसे चल के आ रही है, आप मान लो यहाँ खड़े हो रहे हो तो ऐसे वो शिप तो ये नीचे से चल के आ रही है ना, तो सबसे पहले वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज ब्लॉकिंग योर व्यू, तो सबसे पहले किसका व्यू क्लियर हो पाएगा, जो सबसे ऊंचा पोल लगा होगा शिप पे उसी का व्यू अनब्लॉक हो पाएगा ना सबसे पहले, है ना। तो बेसिकली वही वाली बात है। इनफैक्ट तुम्हें कई जगह पर ऐसा देखते भी है कि वो जो क्या है बर्ड आई व्यू दिखाते हैं काफी ऊपर हाइट से, टॉल टॉल बिल्डिंग से जब बर्ड आई व्यू दिखाते हैं तो और जो अर्थ जो है वो होता है क्योंकि उस केस में क्या है वो उतना उतना डिस्टेंस कवर हो पाता है कि सो दैट वी कैन विजुअली ये फील कर पाए कि क्या है ये कर्व है, दिस इज नॉट फ्लैट। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है देखो, जिससे कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है तो, है ना। वो फॉर्मूला देखो क्या होता है, दैट फॉर्मूला इज दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर raised to the power 3/2 divided by d2y by dx, 1 plus dy by dx whole square raised to the power 3/2 divided by d2y by dx। अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसके बारे में पूछा जाए बताओ भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो dy by dx मिल जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा d2y by dx स्क्वायर, फिर ये वैल्यूज पुट कर लो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन जानना है किसी को, मतलब वैसे उतना जरूरी नहीं, ठीक है, थोड़ा रफली बता दे जल्दी जल्दी, है ना। देखो जल्दी जल्दी से बताने का तरीका क्या है, फॉर्मूला बेसिक यही है क्या, dx by d, है ना। लेट्स से यू आर मूविंग अलोंग है सर, ये कोई कर्व हमें दिया सर सरफेस, हम क्या करते हैं स्मॉल डिस्टेंस मूव करते हैं ds, ठीक है, मतलब आप किसी x, y पॉइंट पे थे और वहां से किस पॉइंट पर चले गए x प्लस dx,
y प्लस dy पॉइंट पे चले, स्मॉल डिस्टेंस है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है, इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो क्या वो dx की वैल्यू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर ऐसा आ जाए, यहां से dx का स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर ऐसा आ जाए, है ना। तो इस dx को तो अपन इस वाले फॉर्म में रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर देखो 3/2 पावर है, 3/2 में से 1/2 पावर तो आ गई, 3/2 पावर का मतलब क्या है, 1 प्लस 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो एक 1/2 पावर तो यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अब डी थीटा को कैसे लिखोगे आप, देखो डी थीटा बेसिकली क्या है बच्चों, जैसा हमने कहा था डी थीटा क्या है, इन दो पॉइंट्स पे ड्रॉन नॉर्मल के बीच का एंगल, या इन दो पॉइंट्स पे ड्रॉन टेंजेंट के बीच का एंगल, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो जो टेंजेंट का स्लोप होता है, अगर मैं ये कहूं कि थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इफ थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व, तो tan थीटा को dy बाई dx ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा इज dy बाई dx, है ना। अब मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ कि जो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके इंक्लिनेशन में कितना चेंज आ रहा है, बेसिकली वही तो डी थीटा, जो इन दो पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाएंगे हम, उन टेंजेंट्स के इंक्लिनेशन में कितना चेंज आ रहा है, क्या वही डी थीटा। तो बेसिकली आपको tan थीटा पता है और आपको क्या पता लगाना है, डी थीटा पता लगाना है। इस इक्वेशन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा बाय dx, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। पहले tan थीटा को डिफरेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, और RHS में आपके पास d2y बाय dx स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब ये d थीटा बाई dx की क्या वैल्यू लिख सकते हो आप बेटे, d2y बाई dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा, क्या sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा, dy बाई dx का होल, है ना। अब देखो आपके पास ds पता चल गया, ये dx को आप इधर ले आओ, क्या ds बाई dx को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने लिखा था ds बाई डी थीटा, इसको ऐसा लिख लेना, ds बाई dx डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई dx के ऐसा लिख सकते हैं, ds बाई dx डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, यू डिवाइड दिस, है ना। तो वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर से उठ करके किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में, इससे मल्टीप्लाई होगा, एक पावर 1/2 उसकी पावर 1, तो ये 3/2 ऐसा। इस तरह से क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ब्रेक चाहिए क्या, ओके ठीक है बच्चों, वी टेक ए ब्रेक। कितना टाइम हो गया भाई, 6:43, कब मिले, 7 बजे, 7 से थोड़ा पहले मिलते हैं, वेट करना।